बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मसूद अहमद और आप देख रहे हैं लॉ लेंस। वीवर, जैसे आपको पता है कि हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से एक दो टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, मैरिज के हवाले से पढ़ा था हमने, फिर इसके मैरिज के काइंड्स थे, फिर इसके बाद डावर का एक पार्ट हमने पढ़ा और एक पार्ट रहता था जो आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से है, जो LLB 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर के है। तो देखिए जी, डावर के हवाले से हमने पढ़ा था डावर होता क्या है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि देयर इज़ नो डावर नो मैरिज। ठीक है, जिस शादी में जो है हकमैर नहीं होगा, डावर नहीं होगा, वो शादी नहीं होगा। ठीक है, फिर इस चीज़ के बारे में हमने इसके इंट्रोडक्शन डेफिनेशन पढ़ा था। पर हिदाया डावर के बारे में क्या कहता है, किस तरीके से बयान करता है। तो देखिए, शरिया लॉ पढ़ने से पहले हमें बहुत सी चीज़ों को देखना होता है और बहुत सारे रेफरेंस देना होता है, क्योंकि शरिया लॉ ऐसा ही कुछ है जो मुसलमानों के बारे में है। तो हमें सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा, लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि डावर कहाँ पर देना चाहिए, किस मद में देना चाहिए और कितने देना चाहिए और किसको देना चाहिए, डावर के कॉन्ट्रैक्ट में कौन आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में सबसे पहले जो हमने पहले चीज़ें पढ़ी, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे कि भाई जो है अमाउंट ऑफ डावर। ठीक है, अमाउंट ऑफ डावर कितनी होनी चाहिए, यानी जब दो पार्टीज़ के दरमियान मैरिज होती है वहाँ पर डावर। देखिए, अल्लाह पाक कुरान शरीफ में भी फरमाता है कि जो डावर है यानी अकमैर है, मैरिज का एक एसेंशियल हिस्सा है। ठीक है, बहुत लाजमी हिस्सा है। ठीक है, तो कुरान शरीफ में 3 चीज़ों के बारे में है। ठीक है, सबसे पहला ये है कि अगर कोई भी मैरिज होगा उसमें डावर सबसे पहला पॉइंट होगा। डावर के अलावा मैरिज वैलिड जो है वो नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि मतलब हमने डावर को इसलिए मुख्तस किया ताकि जो मैरिज का कंट्रैक्ट है वो संजीदगी में हो, इसको कोई खेल ना समझे। ठीक है, और तीसरी ये है कि कोई भी अगर शख्स शादी करता है हस्बैंड, तो अपनी बीवी को तलाक न दे। ठीक है, बार बार इस चीज़ के बारे में सोचे कि भाई मेरी शादी हुई थी, डावर जो फिक्स हुआ था वो भी देने होंगे। तो आते हैं अमाउंट ऑफ डावर। अमाउंट ऑफ डावर में बहुत सारे ऐसे स्कूल ऑफ थाट्स है, वो अपने राय देते हैं। जिस तरीके से हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में शिया लॉ को भी टच करेंगे। तो देखिए, अमाउंट ऑफ डावर में अकॉर्डिंग टू अनफी लॉ, अनफी कहता है कि डावर की जो अमाउंट हो कितनी होनी चाहिए, 10 दरम होनी चाहिए। तो एक बात और नशीन कर ले कि जो डावर की तादाद है वो बढ़ सकता है। ठीक है, यानी इसके हाँ जो डावर है वो 10 दरम तक होनी चाहिए। ठीक है, यानी 10 दरम तक होनी चाहिए। अगर कोई भी शख्स बढ़ाना चाहता है तो फिर बढ़ा सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 दरम होनी चाहिए, इससे कम नहीं हो सकते। अगर कोई भी शख्स ऐसा चाहे, यानी कोई भी हस्बैंड ऐसा चाहे, तो वो जो है डावर की अमाउंट को बढ़ा सकता है, लेकिन इससे जो है वो कम नहीं कर सकता। यानी एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को और कुछ ज़्यादा देना चाहे, इंक्रीज़ करना चाहे, यहाँ पर सारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स इस चीज़ पे राज़ी है कि भी हाँ, जो डावर की अमाउंट है वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अनफीला के हाँ 10 दरम से कम नहीं हो सकता। दूसरा हमारे पास मालिकी है। मालिकी स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि भाई डावर की जो रकम होती है वो कितनी होनी चाहिए, वो 3 दरम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन इससे भी कम नहीं दे सकते। एज़ पर शिया लॉ अहले तशय्युअ यही कहते हैं कि मतलब डावर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जितना अगर हस्बैंड का वो हो वो दे सकता है। अच्छा, तो देखिए, अगर अमाउंट ऑफ डावर की हम बात करें तो फिर डावर यानी हकमैर एक ऐसी चीज़ है जो फिक्स बिफोर आफ्टर एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, डावर यानी हकमैर वो है जो मैरिज से पहले भी फिक्स होता है, मैरिज यानी कॉन्ट्रैक्ट में जब हो। ठीक है, कंजम्पशन से पहले भी फिक्स होता है, एट द टाइम यानी टाइम के यहाँ भी वो डावर जो है वो फिक्स होता है, और इसके बाद आफ्टर द मैरिज यानी मैरिज के बाद भी डावर फिक्स होता है। इसके हम काइंड्स पढ़ेंगे तो आपको सही मानों में समझ आएगा कि भाई मैरिज के बाद जो डावर फिक्स होता है वो किस तरह होता है। ऐसी कौन सी डावर है, डावर को पूरा देना चाहिए या फिर इसमें कुछ रहना चाहिए, बाकी होना चाहिए। जब बाकी रहता है तो फिर इसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो देखिए, अगर हमारे यहाँ यानी मुसलमानों के यहाँ इस तरह होता है कि जब भी कोई शख्स माइनर हो, ठीक है, तो इस्लाम ये इजाज़त देता है, शरिया ये इजाज़त देता है कि यानी उसकी जो है जो शख्स माइनर हो, जैसे हमने मैरिज में पढ़ा था कि माइनर हो तो
उसके जो है वालिद जो है, ठीक है, यानी फादर उसके बिहाफ पर वो मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, ठीक है। जब मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है तो फिर फादर जो है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर को जो है वो डावर फिक्स करवा सकता है, ठीक है, अगर कोई शख्स माइनर हो। समझ में आएगी। और दूसरी बात ये चीज़ है, अगर कोई शख्स माइनर हो, उसकी मैरिज भी फिक्स हुआ यानी कॉन्ट्रैक्ट में आई है और इसके बाद जो है डावर भी फिक्स हुआ है, वो शख्स जब बड़ा हो जाता है तो फिर अपनी मर्जी से इस यानी मैरिज को, यानी 18 साल की यहाँ जब वो उम्र तक पहुँच जाता है, उसकी मर्जी वो अपनी जो है मैरिज से भी वो हो सकता है यानी इनकार कर सकता है, क्योंकि जब वो माइनर था उसके फादर ने उसके बिहाफ पर जो है डावर भी फिक्स किया था और मैरिज फिक्स किया था। तो डावर एक ऐसी चीज़ है, ऑन बिहाफ ऑफ माइनर फादर भी क्या करता है, एक डावर फिक्स करता है। तो अमाउंट में ये चीज़ें हैं, ठीक है, कि मतलब अमाउंट ऑफ डावर इतनी होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आते हैं कि भाई डावर के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये जो एक डावर है उसकी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है। अगर कोई भी शख्स यानी कोई भी हस्बैंड जब डावर अदा नहीं करता तो इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या कहता है हैज़ पर शरीया ला, इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ठीक है। तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहला वेदर हडेक, अगर कोई भी शख्स जो है डावर अदा नहीं करता, उसके ऊपर ये जो डावर होती है वो क्या होती है, एज अ कर्जा, ठीक है, कर्जे के मानिंद होती है। तो फिर कर्जा एक ऐसी चीज़ है इस पर शरिया ला, ठीक है, कर्जा जो है अल्लाह ताला के यहाँ कभी माफ़ नहीं होता। अगर हस्बैंड के ऊपर वाइफ का डावर रहता है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है, एक किस्म का कर्जा है, ठीक है, वो कर्जे के मानिंद है यानी। अच्छा, फिर दूसरा है, अगर इस सूरत में वाइफ कैन रिटेन प्रॉपर्टी अंटिल डावर इज पेड। अब बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं डावर फिक्स होती है, कुछ मैरिज के टाइम फिक्स होती है, कुछ उसी टाइम दिया जाता है, कुछ बाकी रहता है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि अगर किसी भी कोई भी हस्बैंड हो जिसके ऊपर वाइफ के डावर रहता है, तो फिर वाइफ जो है हस्बैंड का कोई भी प्रॉपर्टी अपनी पोजीशन में ले सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी हस्बैंड अपनी पोजीशन में ले सकती है अनटिल डावर उसको पेड ना हो। यानी वाइफ के पास ये राइट है, शरिया ने इसको ये राइट दिया है कि वाइफ जो है हस्बैंड की कोई भी प्रॉपर्टी अपनी पोजीशन में ले सकता है कि जब तक उसकी क्या हो, जो है वो डावर जो है वो उसकी पेड ना हो। इसके बाद वाइफ कैन सू ईयर्स ऑफ हस्बैंड, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर इनकेस हस्बैंड के ऊपर डावर है, इस सूरत में जो हस्बैंड वो मर जाता है, ठीक है ना, मर जाता है तो डावर भी इसके ऊपर रहता है। तो अगर हम एज पर शरिया देखें, ठीक है, कानून देखें, तो इसमें ये है कि अगर कोई भी हस्बैंड जो है वो मर जाता है, ठीक है, कोई भी किसी भी बीवी का शौहर जब मर जाता है तो मरने के बाद सबसे पहले उसकी जो तरका है, ठीक है, तरके से मतलब ये है कि यानी हस्बैंड के मरने के बाद उसके जो बचे कुछ ही माल है, ठीक है, जितने भी किस्म के पैसे हैं या फिर प्रॉपर्टी है, पैसे या फिर प्रॉपर्टी में से सबसे पहला जब कोई हस्बैंड मरता है सबसे पहला उसे कफन दफन का निज़ाम उसी तरीके से होनी चाहिए उसकी, ठीक है, यानी जो चीज़ उसके पास है पहले कफन दफन होना चाहिए। और जो दूसरी चीज़ होगी वो क्या होगी, वो डावर देखना होगा कि भाई बीवी की हाँ डावर था, कोई डावर ऐसा चीज़ है जो रहता हो तो डावर अदा की जाएगी। डावर के बाद फिर जो है वो इनहेरिटेंस यानी विरासत की चीज़ें वो जो है वो तकसीम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वाइफ कैन सू ईयर्स ऑफ हस्बैंड, अगर इन केस कोई हस्बैंड मर जाता है तो यहाँ पर वाइफ क्या कर सकता है, वाइफ जो है हस्बैंड के हेयर से को है वो सू कर सकता है, यानी जो है डावर वो रिकवर कर सकता है। तो इसी बुनियाद पर यह कहा है कि वाइफ जो है कोई भी प्रॉपर्टी वो कर सकता है, रिटेन कर सकता है अपने हाथ, तब तक उसकी डावर जो है वो पेड ना हो। अच्छा, तो देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो डावर जो है एक वेस्टेड राइट है। वेस्टेड राइट का मतलब ये है कि हर सूरत में आपके ऊपर फर्ज है, हर सूरत में जितना भी फिक्स हुआ है डावर वो आपको देना होगा। ये कंडीशनल राइट नहीं है, कंटीजेंट राइट नहीं है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं है। जितना भी डावर फिक्स हुआ, यानी कोई भी शख्स ऐसे होता है कोई प्रॉपर्टी देता है अपने डावर के यहाँ तो वही देना होगा, उसमें डावर के बाद फिर अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते डावर में, ठीक है, अमेंडमेंट नहीं कर सकते कि भाई ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो फिर ये जो है वेस्टेड राइट है, ठीक है, वेस्टेड मतलब एब्सोल्यूट राइट है, ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। एक दफ़ा जो है डावर वो फिक्स हुआ तो फिर इसी के मत के मुताबिक वो डावर जो है वो वाइफ को पेड किया जाता है, ठीक है, ये जो है वेस्टेड राइट हुआ। तो अभी हमने इसका अमाउंट ऑफ डावर पढ़ा, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ा कि किन किन सूरतों में जो है वो डावर जब रहता है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, तो कानून इसके बारे में क्या कहता है कि जब डावर रहता है तो फिर वहाँ पर क्या करनी चाहिए। अच्छा, तो देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात यह है रिमिशन ऑफ डावर। सूरह निसा में आयत नंबर 4 अल्लाह पाक फरमाते हैं
तो देखिए रिमिशन अगर डावर के पास आए तो रिमिशन ऑफ डावर का मतलब ये है कि वाइफ जो है वो डावर रिमिट कर सकती है। ठीक है, कैसे रिमिट कर सकती है, यानी माफ़ कर सकती है। अगर देखिए, अगर सही मानों में हम देखें तो जो है वाइफ अपनी पूरी की पूरी डावर जो है वो रिमिट नहीं कर सकती। अगर पूरी की पूरी डावर जब रिमिट करेगा, जिस तरीके से मैंने पहले बताया, तो फिर वो मैरिज जो होगा वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, यानी वाइफ जो है डावर के कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ हिस्सा यानी 4 लाख में से 2 वो रिमिट कर सकती है। ठीक है, तो अल्लाह पाक सूरह निसा में फरमाते हैं कि अगर कोई भी मर्द किसी औरत से शादी करती है तो सबसे पहली बात यह है कि औरत को डावर दे, ठीक है, हक महर दे। अगर औरत खुशी खुशी से, ठीक है, खुशी खुशी से अपनी डावर के कुछ हिस्से जो है वो रिमिट करता है, कुछ हिस्से माफ़ करता है, तो हस्बैंड के ऊपर ये चीज़ें क्या होती है, ये हलाल होती है, ताकि हस्बैंड जो है प्रॉपर्टी को खा सके, अपने तौर तरीके में इस्तेमाल कर सके। ये कुरान शरीफ की आयत है। लेकिन जो है इस पर शरिया ला जो है वो वाइफ पूरी की पूरी जो है वो डावर वो रिमिट नहीं कर सकती। तो देखिए वाइफ में रिमिट डावर, अच्छा, वाइफ जो है जब कभी भी किसी भी टाइम वो है डावर को रिमिट कर सकती है, अपने शोहर की यहाँ कहते हैं बस मैंने डावर जो है वो आपके ऊपर माफ़ कर दिया। ठीक है, अच्छा, विदाउट इंड्यू इन्फ्लुएंस। बसा औकात आजकल के यहाँ हम देखते हैं जो है वो शोहर जो है अपनी बीवी को धमकी देती है। ठीक है, ठीक है, धमकी देती है। बसा आजकल तो ये भी होता है कि अगर कोई भी तंगदस्ती होती है शोहर को, तो फिर शोहर बीवी के पास जाता है, तो फिर कहता है कि अपने सोना दे दो, या अपने जितने भी किस्म के वो है सोने की चीज़ें हैं वो दे दो, मैं बेचूंगा, हालत ख़राब है। अगर है एज रिक्वेस्ट, सही मालूम में, तो फिर अगर वो है शोहर रिक्वेस्ट करके बीवी से लेगा, या फिर बीवी इस चीज़ पे रजामंदी, खुशी खुशी रजामंदी इस चीज़ पर, तो है वो वैलिड हो सकता है। अगर इंड्यू इन्फ्लुएंस यानी आप फोर्स के मदद से, ठीक है, फोर्स करती हो अपनी बीवी को कि भाई ये चीज़ें दे दो, ये मुझे ज़रूर बेचना है, तो फिर ये जो होगा, ये मैरिज जो है आपकी वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विदाउट इंड्यू इन्फ्लुएंस औरत के ऊपर यानी बीवी के ऊपर कोई भी वो फोर्स ना हो, ठीक है, यानी अपनी मर्जी से अगर चाहे, ठीक है, अपनी मर्जी से अगर चाहे, तो फिर क्या कर सकती है, वो डावर के कुछ हिस्सा जो है वो रिमिट कर सकती है अपनी मर्जी से, इसके ऊपर कोई भी दबाव अगर ना हो। अच्छा, फिर सच रिमिशन इज वैलिड। अगर ये रिमिशन विदाउट इंड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, वाइफ के कंसेंट से हुआ है, तो फिर ये जो रिमिशन होगा ये क्या होगा, ये वैलिड होगा, सही साबित होगा। ठीक है, अगर इंड्यू इन्फ्लुएंस होगा तो फिर ये बल्कि वाइड हो सकता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद है विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने बताया कि जो है डावर जो है एक वेस्टेड राइट है। ठीक है, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। जिस तरीके से मैंने कहा कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी डावर के यहाँ फिक्स होती है, तो फिर वो प्रॉपर्टी नहीं मिलता, कहते बस ये प्रॉपर्टी नहीं मिला वो, ठीक है, ये नहीं मिला तो वो प्रॉपर्टी की जगह ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब ये है कि भाई आपको ये चीज़ें दे दूंगा, बस ये अपने डावर माफ़ करो। ठीक है, यहाँ पर कंसिडरेशन की भी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, कंसिडरेशन की भी कोई गुंजाइश नहीं है। जिस टाइम डावर जितने भी किस्म के जितने भी हो अमाउंट जितना फिक्स होता है वो आपको देना होगा, वैसे राइट है आपके ऊपर। अगर नहीं होगे तो फिर आपके ऊपर क्या होगा, एक कर्जा होगा। ठीक है, तो फिर कर्जे के बारे में मालूम है वो जो कभी माफ़ नहीं होता। अच्छा, रिमिशन ऑफ डावर में ये चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा, देखिए अगर हम काइंड्स ऑफ डावर की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। काइंड्स ऑफ डावर कहते हैं, अगर इसकी तारीख हम देखें तो फिर काइंड्स ऑफ डावर में ये जो स्पेसिफाइड डावर को मजीद जो है 2 काइंड में तकसीम किया है। ठीक है, बड़े सगीर के जो मुफ्तियान किराम है, ठीक है, ये उन्हीं की तरफ से आया है। ठीक है, अच्छा, तो काइंड्स ऑफ डावर पढ़ेंगे, फिर इसमें ये चीज़ें बता देंगे। काइंड्स ऑफ डावर में सबसे पहला जो है वो स्पेसिफाइड डावर है। ठीक है, स्पेसिफाइड नाम से जाहिर है। अच्छा, काइंड्स ऑफ डावर में इसके 2 काइंड्स है। ठीक है, एक स्पेसिफाइड डावर है और दूसरा अनस्पेसिफाइड डावर है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफाइड डावर और अनस्पेसिफाइड डावर, और जो है स्पेसिफाइड डावर जो है वो मजीद 2 उसमें साथ में तकसीम होता है। ठीक है, स्पेसिफाइड डावर और अनस्पेसिफाइड है। अच्छा, तो देखिए स्पेसिफाइड डावर वो डावर होती है जो मैरिज के टाइम पर फिक्स हो जाता है। ठीक है, मैरिज के ड्यूरिंग मैरिज के टाइम जो है वो डावर जो है वो क्या हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर इनकेस कोई माइनर हो तो फिर उसके बिहाफ फादर जो है माइनर के बिहाफ पर वो फिक्स कर सकता है। ठीक है, अच्छा, एज पर सुन्नी ला ये कहता है कि भाई अगर डावर की जितने भी किस्म की डावर जो फिक्स होती है
तो यहाँ पर फादर जो है वो पर्सनली लायबल नहीं है उस डावर से, ठीक है, पर्सनली लायबल नहीं है, यानी वो अपनी बेटी की डावर को, अखमैर को अपने लिए वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है, पर्सनली इसके ऊपर कोई भी वो नहीं है, ठीक है, इसके वो इसके ऊपर हराम हो सकती है, ठीक है। फादर इज़ नॉट पर्सनली लायबल। सुन्नी राय यही कहता है कि फादर जो है वो अखमैर को अपने उस हिस्से में, यानी अपने लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता, ठीक है। और दूसरा अगर हम उसको शिया ला देखें तो फिर शिया ला ये कहता है कि भाई फादर जो है विल बी लायबल, ठीक है, फादर जो है वो डावर के हिस्से से क्या होती है वो लायबल हो सकती है, वो अपने लिए यानी अपनी प्रॉपर्टी के लिए अपने कोई प्रॉपर्टी बना सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सुन्नी ला ये कतन इजाज़त नहीं है। अच्छा, तो देखिए स्पेसिफाइड डावर की अगर हम बात करें, स्पेसिफाइड डावर में इसके दो टाइप है, ठीक है। प्रॉम्प्ट डावर, प्रॉम्प्ट डावर कहते हैं मेरे मुहज्जल, उर्दू में इसे कहते हैं, ठीक है, एन से स्टार्ट होता है मेरे मुहज्जल, ठीक है। मेरे मुहज्जल का मतलब क्या है? मुहज्जल कहते हैं जल्दी से, यानी डिमांड के ऊपर, ठीक है। अच्छा, जो प्रॉम्प्ट डावर है, अब इस तरीके से जैसे हमने खाइंज इसके पढ़ा, खाइंज में सबसे पहले स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड डावर है, और स्पेसिफाइड डावर जो है दो काइंड में तकसीम होता है, प्रॉम्प्ट डावर और डिफर डावर, ठीक है। प्रॉम्प्ट डावर क्या होती है? प्रॉम्प्ट डावर क्या होती है? पेएबल ऑन डिमांड। पेएबल ऑन डिमांड का मतलब क्या है? कोई भी मतलब ऐसा शादी हुई हो, ठीक है, शादी हुई है, शादी में डावर जो है वो फिक्स हुआ हो, फिक्स होने के बाद कुछ डावर जो है वो मैरिज के टाइम अदा की गई हो और कुछ जो है वो शोहर के ऊपर रहता हो, ठीक है। तो कुछ डावर शोहर के ऊपर रहता हो तो ठीक है, तो फिर क्या होगा? पेएबल ऑन डिमांड, पेएबल ऑन डिमांड, ठीक है। वाइफ जो है वो डिमांड कर सकती है अपनी डावर की, ठीक है, यानी जो बचे कुछ डावर है, अखमैर है, वाइफ कभी भी इस डावर की जो है वो हस्बैंड से डिमांड करता है, अगर डावर रहता है, अगर उसने रिमिट नहीं किया है तो फिर कभी भी वो क्या कर सकता है, वो डिमांड कर सकती है कि भी मेरी डावर जो है वो दे दो। मैं भी रियलाइज्ड बाय वाइफ एट एनी टाइम, ठीक है, किसी भी टाइम पर ये वो कर सकती है, डिमांड कर सकती है, बिफोर और आफ्टर द मैरिज, ठीक है। यहाँ पर एक और सूरत भी है, ठीक है, डिमांड की। अगर यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे पहले देखें, सबसे पहले शादी होती है, फिर इसके बाद रुखसती होती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है बिफोर और आफ्टर मैरिज, कंजमेशन से पहले भी जो वाइफ जो है वो डावर कंजमेशन से पहले, ठीक है, यानी शादी हुई रुखसती नहीं हुई है, यानी कंजमेशन से पहले भी वाइफ जो है वो बच्चे कुछ जो डिमांड है वो उसको क्या कर सकती है, डिमांड उसके ऊपर वो कर सकती है कि भी मुझे दे दो, और वो अलग रह भी सकती है अगर ये चीज़ उसके पास हो कि भाई जब तक वो डावर नहीं देगा मैं उसके साथ नहीं, अपने हस्बैंड के साथ यानी नहीं रह सकती, तो ये डिमांड भी कर सकती है, यानी कंजमेशन से पहले भी डिमांड कर सकती है। अच्छा, यहाँ एक सूरत मैं बताना भूल गया, इसी सूरत में अगर देखें, ये भी कुरान शरीफ में एक आयत है कि अगर कोई भी शादी हो जाता है, शादी होने के बाद अब हमारे यहाँ हमारे रिवाज में शादी ऐसे होती है जो है शोहर अलग बैठा होता है, जो वाइफ है वो अलग बैठा होता है। अगर इस सूरत में जो है वो शादी के कॉन्ट्रैक्ट में जो है शोहर दाखिल हुआ हो, ठीक है, निकाह के टाइम, यानी बाकी कुछ डावर ऐसे अदा हुए हैं और कुछ रहते हैं या फिर अदा नहीं हुए हैं, अभी इनको होना है, तो यहाँ पर निकाह के टाइम, ठीक है, आखिरी टाइम जब शोहर ये कहता है कि भाई मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, ठीक है, ये शादी मुझे मंजूर नहीं है, कुरान शरीफ की आयत है सूरह बकरा आयत नंबर तो सही मुझे याद नहीं है, 436 है या 426 इसी में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई शोहर इनकार करे, ठीक है, कंजमेशन से पहले ये इनकार करे कि भी मुझे शादी कबूल नहीं है, तो इस सूरत में क्या होनी चाहिए? कंजमेशन भी नहीं हुआ है, शादी के बंधन में बंधे तो नहीं है, यानी बंधने वाले हैं, उसी दौरान उससे पहले जो है वो शोहर वो ये कहता है कि भाई मैं ये शादी नहीं कर सकता, तो इसके लिए क्या है, जितने भी किस्म के डावर, अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाते हैं सबसे पहले जितने डावर फिक्स हुए वो फिक्स दे दो। अगर जितने डावर फिक्स हुआ है फिक्स नहीं कर सकते, कंजमेशन नहीं हुआ है, शादी सही मानों में भी नहीं हुआ है, लेकिन आप आपके डावर, ठीक है, डावर का जो है आधा हिस्सा आप उस लड़की को दे सकते हो, ठीक है, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, कि अगर शादी कंजमेशन से पहले तुमने इसको तलाक दे दी तो फिर आधा हिस्सा जो है आप अपनी बीवी को डावर जो है वो दे सकते हो। अच्छा, तो ये प्रॉम्प्ट डावर हुआ मेरे मुअज्जल, और इसके बाद डिफर डावर मेरे मुवज्जल, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट है डिफर डावर, यानी मेरे मुवज्जल और मेरे मुवज्जल, ठीक है। मुवज्जल कहते हैं ताखीर को, ठीक है, ताखीर का मतलब क्या है? डिफर डावर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा।
पेएबल ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डेथ और डिवोर्स। ठीक है, दो काइंड पड़ा। फ्रॉम डावर यानी हस्बैंड के ऊपर रहता है, वाइफ कभी भी जो है वो डिमांड कर सकती है। अच्छा, डिफर डावर, डिफर डावर में क्या है, पेएबल ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी हस्बैंड के ऊपर डावर रहता हो। ठीक है, इसी सूरत में इनके हस्बैंड जो है शोहर जो है वो मर जाता है। ठीक है, मरने के बाद जिस तरीके से मैंने पहले बताया, यानी हस्बैंड के जितनी भी किस्म के वो है डावर है। ठीक है, जितनी भी किस्म की सॉरी तरका है, तरका जब रहता है सबसे पहले हस्बैंड जो है वो शख्स की कफन दफन का निज़ाम होगा, फिर इसके बाद जो डावर रहता है, ठीक है ना, वो डावर उसकी वाइफ को पे किया जाएगा। हस्बैंड के जो वारिस है वो वाइफ को जो है वो डावर पे किया जाएगा। यानी डिफर डावर ताखीर में होता है। ताखीर का मतलब इस इनकेस अगर कोई भी औरत बेवा हो जाती है, ठीक है, या फिर उसको डिवोर्स हो जाता है, ठीक है, या मैरिज जो है वो तनसीख यानी डिसोल्यूशन हो जाता है। ठीक है ना, जब डिसोल्यूशन हो जाता है तो यहाँ पर जो है डिवोर्स की सूरत में जितने भी किस्म के जो है हकमेर बचते हैं तो फिर वाइफ को मिलेगी। और दूसरा बात, अगर डेथ हुई है हस्बैंड की तो फिर हस्बैंड के वारिस जो है जितनी भी किस्म के हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है, बच्चे कुछ जो पैसे हैं, जितने भी किस्म के डावर बचे हैं वो बीवी को क्या कर सकते हैं, वो दे सकते हैं। अच्छा, कुड नॉट सो डिमांडेड, ये जो डिफर डावर है इसमें डिमांड की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से हम फ्रॉम डावर में डिमांड कर रहे थे तो यहाँ पर हम डिमांड जो है वो नहीं कर सकते। यहाँ पर ये चीज़ें याद रखना है, या तो मैरिज डिसॉल्व होता है, या फिर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर डिवोर्स होता है। इनकेस इसी सूरत में अगर डावर के कुछ हिस्से रहते हैं तो फिर हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को देगा। ठीक है, इंटाइटल है, बीवी क्लेम कर सकती है, यानी अपनी डावर जो है वो ले सकती है। ठीक है, और ऐसे जो पीछे हमने पढ़ा था ठीक है रिमिशन में कि हस्बैंड जो है वो बीवी जो है हस्बैंड के वारिस से भी वो डावर जो है वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, अगर इनकेस अगर हस्बैंड मर जाए। ठीक है, तो देखिए जो मैरिज की दूसरी काइंड है वो क्या है, अनस्पेसिफाइड डावर। ठीक है, पहले हमने पढ़ा स्पेसिफाइड डावर। स्पेसिफाइड डावर के जो दो टाइप से फ्रॉम डावर था और डिफर डावर था, एक मेरे मुअज्जल है और एक मेरे मुअज्जल है। जो इसकी डावर की दूसरी काइंड है वो क्या है, अनस्पेसिफाइड डावर। अनस्पेसिफाइड डावर को कहते हैं कस्टमरी डावर भी कहते हैं। कस्टमरी डावर ये नाम से पता चलता है कि यानी इसको कस्टम से लिया जाता है। ठीक है, स्पेसिफाइड डावर के हमने बारे में पढ़ा कि भाई स्पेसिफाइड डावर वो डावर होती है जो मैरिज की टाइम फिक्स हो जाती है। ठीक है, और अनस्पेसिफाइड मैरिज की टाइम फिक्स हो जाती है या फिर उसके बाद फिक्स हो जाता है। अच्छा, अनस्पेसिफाइड डावर वो डावर है जो मैरिज के टाइम भी फिक्स नहीं होता, यानी मैरिज के बाद भी फिक्स नहीं हो जाता। ठीक है, वेयर डावर इज नॉट फिक्स द टाइम ऑफ मैरिज आफ्टर द मैरिज। ठीक है, कुछ ऐसे सूरतें आते हैं, कोई भी शख्स जो है वो शादी कर लेता है, ठीक है, उसकी जो डावर है वो मैरिज के टाइम भी फिक्स नहीं होता, बाद में भी फिक्स नहीं हो जाती, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इसलिए इसे कस्टमरी कहते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या करनी चाहिए, अगर कोई भी शख्स जो है वो किसी भी औरत से शादी करता है, ठीक है, तो इस सूरत में अगर डावर फिक्स ना हो तो इसमें क्या करनी चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ चाहिए, क्योंकि डावर जो है जिस तरीके से हमने पढ़ा, ठीक है, कुरान शरीफ में भी है कि जो डावर है वो बहुत एसेंशियल एक पार्ट है, ठीक है, शादी का। ठीक है, बहुत एसेंशियल है, इंतहाई लाजमी है। ठीक है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि भाई नो डावर नो मैरिज। ठीक है, जहाँ पर अकमेर नहीं होगा वहाँ पर जो है शादी भी नहीं होगी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ऐसा है। अब यहाँ पर जो है डावर फिक्स नहीं हुआ है, मैरिज के टाइम भी फिक्स नहीं हुआ है और आफ्टर मैरिज भी क्या है, ये फिक्स नहीं हुआ है। इस सूरत में क्या कहते हैं, ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट इसमें पर हिदाया ये कहता है कि भाई अगर डावर फिक्स नहीं होता है उसमें कुछ चीज़ें ऐसे 3-4 चीज़ें ये देखना होगी। ठीक है, सोशल पोजीशन ऑफ वाइफ, तो अगर डावर फिक्स नहीं है, कोई भी शख्स किसी औरत से उसने शादी की है, ठीक है, तो औरत की सबसे पहले क्या होगी, सोशल पोजीशन ऑफ वाइफ। सोशल पोजीशन ऑफ वाइफ का मतलब यही है, औरत की जो सोशल पोजीशन है उसको देखा जाता है। ठीक है, यानी डावर जो है फिक्स नहीं हुआ है। सोशल पोजीशन का मतलब यह है कि इस औरत की कोई हंट या फिर कोई भी सिस्टर की जब शादी हुई है, ठीक है ना, उनसे उन्होंने कितना डावर लिया है, ठीक है, उनके हक में कितना डावर हुआ है, ये चीज़ फिक्स किया जाता है। ठीक है, वाइफ की जो सिस्टर होती है, ठीक है, यानी जो एक बीवी है उसकी सिस्टर, वो देखा जाता है कि भाई उसकी जो वो है डावर है कितना फिक्स हुआ है। ठीक है, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ फिक्स किया जाता है। एज और ब्यूटी ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस औरत की शादी हुई है जो है डावर फिक्स नहीं हुआ है, उस औरत की एज भी देखा जाता है कि किस एज की है, और उसके बाद उसकी ब्यूटी, ठीक है, खूबसूरती देखा जाता है। ठीक है, इसकी मुताबिकत पर भी जो है वो डावर फिक्स किया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से हमने पढ़ा कि जो डावर जो है वो एज अ मार्क अगर रिस्पेक्ट देके वो हस्बैंड जो है वो
वो कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, इंक्रीज कर सकता है, यानी रिलेशन में ज़्यादा अच्छा हो, यानी प्यार हो, तो इस मुताबिक हस्बैंड जो है वो डावर को फिक्स कर सकती है। अगर इसकी ब्यूटी देखा जाए, अगर कोई औरत ब्यूटी है तो फिर इसके मुताबिक ब्यूटीफुल है तो इनके मुताबिक भी जो है डावर वो फिक्स किया जाता है। तीसरी बात, सोशल पोजीशन ऑफ फादर, ठीक है, लड़की की जो फादर है, ठीक है, इसकी सोशल पोजीशन देखा जाता है कि भाई सोसाइटी में इसका क्या पोजीशन है, ठीक है, इसकी क्या किरदार है, ठीक है, ये पूरी चीज़ देखा जाता है। फिर चौथी चीज़, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हस्बैंड, ठीक है, जिस लड़के ने शादी की है, ठीक है, जिस मर्द ने शादी की है, इसकी जो इकोनॉमिक, ठीक है, माशी जो कंडीशन है वो देखा जाता है। जब देखा जाता है जितना भी हो उसके मुताबिक जो है वो डावर फिक्स हो जाती है। जो लास्ट में हमारे पास है सर्कमस्टांसेस ऑफ टाइम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम भी देखना होता है, ठीक है, टाइम देखना होता है कि मतलब किस टाइम, कौन से साल जो आपने शादी की थी, ठीक है, और जब शादी की थी उसी टाइम अगर बीवी की जो है वो बेटी सॉरी बहन उसने शादी की है, उसके यहाँ कितने डावर उससे लिया, या फिर कोई भी हंट उसने शादी की, ठीक है, तो यानी टाइम के मुताबिक देखा जाता है कि भाई इसी टाइम शादी किया था तो फिर उस टाइम जो शादियाँ हुए थे उसमें कितने डावर फिक्स हुए थे, ये चीज़ भी देखा जाता है, सर्कमस्टांसेस ऑफ टाइम भी देखा जाता है। तो यानी अनस्पेसिफाइड में ये चीज़ें देखी जाती है। अनस्पेसिफाइड में ये चीज़ ध्यान में रख ले कि जहाँ पर डावर जो है एट द टाइम या आफ्टर एट द टाइम जो है डावर फिक्स नहीं होता, स्पेसिफाइड में फिक्स होता है, यहाँ पर फिक्स नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ तो देखिए आज हमने पढ़ा डावर का जो पार्ट 2 है, इसका इंट्रोडक्शन दिया, अमाउंट ऑफ डावर कितनी होती है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कितनी होती है, ये सारे चीज़ हमने पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मुश्किल हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।